असम का नाम सुनते ही सबसे पहले क्या ख्याल आता है? ज्यादातर लोगों के जहन में शायद चाय के हरे भरे बागान आते होंगे, लेकिन चाय की कहानी से बहुत बहुत पहले ये कहानी है एक ऐसे साम्राज्य की जो लगभग 600 सालों तक अजेय रहा। तो चलिए आज इसी असाधारण इतिहास की परतों को खोलते हैं। तो सवाल उठता है, आखिर ये हुआ कैसे? कैसे भारत के एक कोने में ब्रह्मपुत्र घाटी में बसा एक साम्राज्य न सिर्फ सदियों तक अपनी आज़ादी बनाए रख सका, बल्कि उस मुगल सल्तनत को बार बार हरा पाया जिसने लगभग पूरे उपमहाद्वीप पर अपना परचम लहरा दिया था। आइए इस दिलचस्प कहानी में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं अहोम राजवंश की नींव और उसकी असाधारण ताकत से। ये समझने के लिए कि वो इतने मजबूत क्यों थे, हमें उनकी शुरुआत में जाना होगा। जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। कहानी शुरू होती है साल 1228 से, जब राजकुमार सुकाफा ब्रह्मपुत्र घाटी में आते हैं। अगले 300 सालों में, जैसा कि 1524 और 1536 की घटनाओं से पता चलता है, उन्होंने आसपास के राज्यों को जीतकर अपनी शक्ति को और मजबूत किया। और ये शासन चला 1826 तक, मतलब लगभग 6 सदियों तक। ये एक ऐसा कारनामा है जो उस दौर के बहुत कम भारतीय साम्राज्य कर पाए थे। तो इस 600 साल लंबे शासन का राज क्या था? जवाब छिपा है एक शानदार सिस्टम में, जिसे कहते हैं पाइक प्रणाली। और ये अपने समय से कहीं आगे की सोच थी। सोचिए, जहां दूसरे साम्राज्य खजाने से वेतन देकर महंगी सेनाएं रखते थे, वहीं अहोमों ने हर वयस्क पुरुष यानी पाइक को राज्य की सेवा के लिए तैयार किया, चाहे सैनिक के तौर पर जरूरत हो या बांध बनाने के लिए। बदले में उसे खेती के लिए जमीन मिलती थी। इससे न सिर्फ एक विशाल नागरिक सेना हमेशा तैयार रहती थी, बल्कि राज्य का खजाना भी भरा रहता था। कह सकते हैं यही उनकी असली रीढ़ की हड्डी थी। और अहोमों की इसी जबरदस्त सैन्य और प्रशासनिक ताकत का सामना होने वाला था एक बहुत बड़े दुश्मन से। अब हम बात करेंगे अहोम साम्राज्य और शक्तिशाली मुगल साम्राज्य के बीच हुए लंबे संघर्ष की। ये सच में डेविड और गोलियात की लड़ाई जैसी थी। एक तरफ थे मुगल, जिनके पास अनगिनत संसाधन और एक विशाल सेना थी जो हर जगह जीतने की आदी थी। और दूसरी तरफ थे अहोम, जो अपनी जमीन के चप्पे चप्पे से वाकिफ थे। वो जानते थे कि ब्रह्मपुत्र की ताकतवर नदी, घने जंगलों और बदलते मौसम को हथियार की तरह कैसे इस्तेमाल करना है। वो गुरिल्ला युद्ध के उस्ताद थे। इस टकराव का सबसे बड़ा मोड़ आया 1671 में, सराय घाट की लड़ाई में। मुगलों की कहीं ज्यादा बड़ी सेना गुवाहाटी पर कब्जा करने के लिए ब्रह्मपुत्र नदी से आगे बढ़ी, लेकिन लचित बोरफुकन के शानदार नेतृत्व में अहोमों ने अपनी छोटी और तेज नाव का इस्तेमाल करके विशाल मुगल जहाजों को एक जबरदस्त नौसैनिक युद्ध में हरा दिया। ये एक ऐसी जीत थी जिसकी कहानियां आज भी असम के लोकगीतों में जिंदा हैं। सराय घाट एक बड़ी जीत थी, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। लड़ाइयां चलती रहीं, पर 1682 में इटाखुली की लड़ाई ने इस संघर्ष पर एक तरह से विराम लगा दिया। मुगलों को हमेशा के लिए पीछे धकेल दिया गया। अहोमों ने अपनी सीमाओं को मानस नदी तक सुरक्षित कर लिया और ये साबित कर दिया कि वो एक ऐसी ताकत है जिसे कोई भी नजरअंदाज नहीं कर सकता। मुगलों को तो हरा दिया, लेकिन इतिहास में हमेशा एक लेकिन होता है। अपनी शानदार जीत के बाद अहोम साम्राज्य को एक अलग ही चुनौती का सामना करना पड़ा। ये चुनौती बाहर से नहीं, बल्कि अंदर से आई, और इसी ने एक युग का अंत किया और दूसरे की नाटकीय शुरुआत की। देखिए, किसी भी महान साम्राज्य का पतन अक्सर भीतर से ही शुरू होता है। यहाँ भी वही हुआ। दशकों के आंतरिक संघर्ष, खासतौर पर मुआ मोरिया विद्रोह ने अहोम राज्य को अंदर से खोखला कर दिया। सत्ता की होड़ में एक गुट ने बर्मा से मदद मांगने की विनाशकारी गलती कर दी। बर्मी सेना आई तो सही, लेकिन मदद करने के बजाय उसने पूरे इलाके को तबाह कर दिया। इसी अफरा तफरी ने अंग्रेजों के लिए दरवाजा खोल दिया और 1826 में यांडाबू की संधि के साथ 600 साल पुराने अहोम साम्राज्य का सूरज हमेशा के लिए डूब गया। अहोम साम्राज्य तो खत्म हो गया, लेकिन असम की कहानी का एक बिल्कुल नया अध्याय शुरू होने वाला था। अंग्रेजों के आने से सिर्फ सियासत नहीं बदली, बल्कि जमीन की किस्मत भी बदलने वाली थी। उन्होंने कुछ ऐसा खोज निकाला जो इस क्षेत्र की तकदीर लिखने वाला था। ये कोई सोना या हीरा नहीं था, बल्कि एक पौधा था, एक जंगली चाय का पौधा जो असम की पहाड़ियों में सदियों से यूं ही उग रहा था। तो हुआ ये कि चाय के बागान लगाने के लिए चाहिए थे बहुत सारे मजदूर, और यहीं से असम के सामाजिक ताने बाने में एक बहुत बड़ा बदलाव शुरू हुआ। जब स्थानीय लोगों से बात नहीं बनी, तो अंग्रेज मध्य और पूर्वी भारत के आदिवासी इलाकों से लाखों मजदूरों को यहाँ ले आए। इस बड़े पैमाने पर हुए प्रवास ने असम की डेमोग्राफी यानी जनसंख्या की बनावट को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो अहोम साम्राज्य खत्म हो चुका था। अब एक नए असम की शक्ल बन रही थी, खासकर भारत की आज़ादी के बाद।
औपनिवेशिक काल के बदलाव और नई राजनीतिक सीमाओं ने मिलकर असम की आधुनिक पहचान को गढ़ा। आजादी के बाद ब्रिटिश काल का वो विशाल असम एक नई शक्ल ले रहा था। 1947 में बंटवारे के साथ सिलहट का एक बड़ा हिस्सा पूर्वी पाकिस्तान में चला गया। फिर आने वाले दशकों में जातीय और सांस्कृतिक पहचान के आधार पर नए राज्य बनते गए। 1963 में नागा हिल्स नागालैंड बना और 1972 में मेघालय, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश भी अलग हो गए। इसी प्रक्रिया ने आधुनिक असम को उसका आज का भौगोलिक नक्शा दिया। और जैसे जैसे सीमाएं बदल रही थीं, आबादी बहुत तेजी से बढ़ रही थी। जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए। 1901 में जो आबादी करीब 33 लाख थी, वो 2011 तक बढ़कर 3 करोड़ 12 लाख से भी ज्यादा हो गई। इस जबरदस्त बढ़ोतरी ने, जिसका एक बड़ा कारण प्रवास था, जमीन और संसाधनों पर भारी दबाव डाला, जिससे समाज और सियासत दोनों में तनाव बढ़ने लगा। और ये तनाव 1979 से 1985 के बीच असम आंदोलन के रूप में सामने आया। ये अपनी स्वदेशी पहचान, संस्कृति और आजीविका को बचाने के लिए एक बहुत बड़ा आंदोलन था, जिसे कई लोग बाहर से हो रहे प्रवास के कारण खतरे में महसूस कर रहे थे। ये असम के आधुनिक इतिहास का एक निर्णायक मोड़ था, जिसने पहचान और अपनेपन के सवालों को सबसे आगे लाकर खड़ा कर दिया। तो इन सब ऐतिहासिक घटनाओं के बाद आज का असम कैसा दिखता है? आज का असम एक ऐसा राज्य है जो अपने इतिहास की सभी परतों को अपने अंदर समेटे हुए है। ये एक अविश्वसनीय रूप से विविध और जटिल सामाजिक ताने बाने वाली जगह है, एक मोज़ेक की तरह। इस मोज़ेक को समझने का एक तरीका है यहाँ की भाषाएं देखना। हालांकि असमिया प्रमुख भाषा है, लेकिन बंगाली बोलने वालों की भी एक बहुत बड़ी आबादी है और उनके बाद बोडो और कई दूसरी भाषाएं भी हैं। ये भाषाई मिश्रण सीधे तौर पर इसके लंबे और जटिल इतिहास का ही नतीजा है। और यहाँ की धार्मिक बनावट भी उतनी ही विविध है। हिंदू बहुमत के साथ साथ एक बड़ी मुस्लिम आबादी है और साथ ही ईसाई और अन्य धर्मों के लोग भी रहते हैं। ये विविधता भी असम के ऐतिहासिक प्रवास और सांस्कृतिक मेलजोल की ही कहानी कहती है। अब जब इतनी विविधता है तो जाहिर है इसका एक राजनीतिक पहलू भी होगा। ये केवल असम के भीतर अलग अलग जातीय समूहों द्वारा स्वायत्त क्षेत्रों या राज्यों के मांगों को दिखाती है। ये मांगे पहचान, संसाधन और राजनीतिक प्रतिनिधित्व को लेकर चल रहे संघर्षों को उजागर करती हैं, जो राज्य की विविध ऐतिहासिक बनावट की सीधी विरासत है। तो अहोम साम्राज्य के अदम्य जज्बे से लेकर आज के बहुसांस्कृतिक मोज़ेक तक असम की कहानी टिके रहने और बदलते रहने की है। वो जुझारूपन जिसने कभी मुगलों को हराया था, आज उसी भावना की जरूरत इस क्षेत्र की अविश्वसनीय विविधता को एक साथ जोड़े रखने में है। यह एक ऐसी विरासत है जिसे इसकी विविधता ने ही आकार दिया है और इसका भविष्य भी इसी विविधता के सम्मान पर निर्भर करेगा। और यहीं पर आकर हम एक बहुत बड़े और विचार करने वाले सवाल पर रुकते हैं। एक ऐसी जमीन पर जहां इतनी सारी भाषाएं, संस्कृतियां और इतिहास एक साथ रहते हैं, आज के दौर में असमिया होने का मतलब क्या है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब असम के लोग हर दिन जी रहे हैं।